तो बेटा क्वेश्चन नंबर 35 फ्रॉम SBT इलेक्ट्रोस्टैट सेक्शन। सवाल कहता है कि एक हॉरिजॉन्टल बेस है, हॉरिजॉन्टल वुडन बेस, जिसमें गोल खांचा काटा गया है और इस गोल खांचे में फिट होने लायक दो चार्जेस जिनके मास सेम है, वो दोनों ऐसे रखे गए हैं। ध्यान से देखो कि सेंटर से उनको ज्वाइन करने वाली लाइन 90 डिग्री बना रही है और ये दोनों हॉरिजॉन्टल खांचे में रखे गए, मतलब जो सर्कल है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक, तो अब ये इधर उधर मूव नहीं कर सकते लेकिन खांचे के अलॉन्ग मूव कर सकते हैं। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि अगर मैं एक तीसरा चार्ज इस सिस्टम में, इसी खांचे में, इस ग्रूव में रखना चाहूं, एक तीसरा चार्ज, सच दैट ऑल थ्री ऑफ देम कम्स इनटू इक्विलिब्रियम, तो बताओ मुझे वो तीसरा चार्ज कहाँ प्लेस करना चाहिए और उस तीसरे चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। पर इसमें भी दो पार्ट्स हैं। पहला कहता है कि जब वो तीसरा चार्ज जो आप पुट कर रहे हो वो पॉजिटिव हो, और दूसरा कह रहा है कि जो तीसरा चार्ज आप पुट कर रहे हो वो नेगेटिव हो। अब देखो बेटा, जब भी तीन चार्जेस के सिस्टम को एक साथ इक्विलिब्रियम में लाना होता है तो आप किन्हीं दो चार्जेस पर फोर्स बैलेंस कर सकते हो। इससे आपको इंडिपेंडेंट इक्वेशंस मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब तीन चार्जेस आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं तो अगर मैंने दो चार्जेस को बैलेंस कर लिया, यानी दो चार्जेस पे नेट फोर्स जीरो कर लिया, तो तीसरा चार्ज बाय डिफॉल्ट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा आप एनालाइज करोगे तो समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें दो चार्जेस पे फोर्स बैलेंस करने हैं और जब हम तीसरा चार्ज रख रहे हैं तो अब मेरी बात सुनिए, सिस्टम सिमेट्रिक है। आप ध्यान से देखिए तो सिस्टम जो है वो सिमेट्रिक है। मैं ऐसे केवल ग्रूव के नाम पे एक सर्कल बना लेता हूँ। यहाँ मैंने क्यू डाला, यहाँ मैंने क्यू डाला, और ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। सिस्टम सिमेट्रिक है। तो अगर इस सिमेट्रिक सिस्टम में मतलब तीसरा चार्ज आप डालोगे तो उसको ऐसी सिमेट्रिक लोकेशन पे ही डालना पड़ेगा जिससे दोनों क्यू और क्यू चार्जेस की दूरियां बराबर हों। क्योंकि अगर तीसरा चार्ज आपने एसिमेट्रिकली प्लेस कर दिया तो वो दोनों क्यू पे बराबर फोर्स नहीं लगाएगा। तो अगर वो एक क्यू को बैलेंस कर भी पा रहा है तो दूसरे क्यू को बैलेंस नहीं कर पाएगा। आप चाह रहे हैं कि तीसरा चार्ज रखें जिससे ये दोनों चार्जेस पे बराबर फोर्स लगे, तो आप क्या करेंगे, आप दो लोकेशंस आपके पास आती हैं दिमाग में कि सर या तो मैं पॉइंट बी चुन लूँ और तीसरा चार्ज बी पे डाल दूँ, क्योंकि वहाँ से दोनों चार्जेस क्यू का ज्योमेट्रिकल लोकेशन देखने में एक जैसा है, राइट। या तो मैं एक सिमेट्रिकल लोकेशन, इन दोनों चार्जेस से सिमेट्रिकल लोकेशन ए चुन लूँ और ए पर एक तीसरा चार्ज डाल दूँ, क्योंकि ए से भी इन दोनों जो पहले से रखे हुए चार्जेस हैं इनकी लोकेशन ज्योमेट्रिकली एक जैसी ही दिखती है, राइट। अब सुनो, जो क्यू है, ये वाला क्यू, एक कोई चार्ज क्यू मान लो, इस पे इधर से जो फोर्स लग रहा है ये वाला फोर्स, अब देखो क्यू ग्रूव के परपेंडिकुलर, यानी सर्कल जो मैंने बनाया है उसके परपेंडिकुलर तो मूव नहीं कर सकता क्योंकि खांचे में फिट है, पर वो खांचे की डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में चल सकता है, राइट। तो देखो, अगर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा ए और बी के बीच, ए और सी के बीच में, ये FAC है, तो इसका एक कंपोनेंट तो इस क्यू को ऊपर ढकेलेगा, पर ये कंपोनेंट क्यू को ऊपर उठा नहीं सकता क्योंकि ग्रूव उसको जाने नहीं देगा। पर एक कंपोनेंट इसका, जो FAC का एक कंपोनेंट है, वो इस क्यू को किधर ढकेलेगा, वो ग्रूव के पैरेलल यानी टेंजेंशियल ढकेलेगा। और अगर स्मॉल क्यू पर कोई फोर्स आके इस F पैरेलल को बैलेंस नहीं किया तो स्मॉल क्यू F पैरेलल की डायरेक्शन में खिसक जाएगा और वहाँ से फिर वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह जाएगा। तो अगर आपको स्मॉल क्यू जो ए पे रखा है उसको अगर आपको बैलेंस आउट करना है तो आपको ये जो F पैरेलल है, जो FAC का कंपोनेंट जो ग्रूव के पैरेलल लग रहा है, ये F पैरेलल बैलेंस करना पड़ेगा। अब बेटा F पैरेलल को कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से सुनिए। ये जो B पॉइंट है, मान लो हम B को चुनते हैं। अब अगर मैं ए को बी की तरफ खींच लूं किसी फोर्स से, अगर मैं ऐसा कुछ क्रिएट कर दूं बी पर कि वो ए को अपनी तरफ खींचे किसी फोर्स से, और वो फोर्स ऐसा हो, मतलब F डैश ऐसा हो कि उसका जो ग्रूव के पैरेलल वाला कंपोनेंट है यानी F डैश पैरेलल, वो अगर F पैरेलल के बराबर हो जाए तो फिर Q इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और अगर Q इक्विलिब्रियम में आ गया B की वजह से, तो B की वजह से C वाला Q भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि B सिमेट्रिक है। इसलिए मैंने बोला था कि सिमेट्रिक लोकेशन चुननी पड़ेगी।
और अगर ए और सी पर रखे चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ गए तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। समझ में आया? तो आपको बी पर पहले तो कोई ऐसा चार्ज रखना अलाउड है जो ए को अपनी तरफ खींचे। बी पर एक ऐसा चार्ज रखिए जो ए को अपनी तरफ खींचे, और वो जो फोर्स लगे उसका जो पैरेलल कंपोनेंट है वो एफ पैरेलल को बराबर कर ले। ठीक ठीक बात। अब आप ए को ध्यान से देखिए, बी को ध्यान से देखिए, ये कितने एंगल पे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो बी जो है वो सिमेट्रिक लोकेशन पर था ए और सी से, और ए और सी के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ए से बी वाला जो वेक्टर है, ए से बी वाला वेक्टर, ये एंगल बनाएगा 22.5 डिग्रीज, क्योंकि ए सी पूरा कितना था 90 डिग्री। तो ए से बी वाला वेक्टर कितना बनाएगा, सॉरी 45 डिग्रीज, माय बैड, पूरा 90 था तो आधा यानी 45 डिग्रीज, राइट। अब आपने बी पर देखिए, अब ए को बी की तरफ खींचना है और ए पर प्लस क्यू चार्ज है, तो जाहिर सी बात है कि बी पर नेगेटिव चार्ज होना पड़ेगा, राइट। तो मान लीजिए बी पर नेगेटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू Q1 है, मैं Q1 जो भी निकालूंगा बाद में वो नेगेटिव ही मानूंगा, ठीक है क्या। तो अब A से B को जोड़ दीजिए। अब जो Q1 नेगेटिव चार्ज रखा है आपने, उसने यहां पे फोर्स लगाया मान लीजिए F डैश, ठीक। और A से अब C पे कितना था, Q चार्ज था, C पे Q चार्ज था ना, तो A से C को भी जोड़ दीजिए, और Q चार्ज की वजह से जो फोर्स लगा था ए पर वो था एफ। ये देखिए ध्यान से। अब मैंने क्या कहा था कि आपको ग्रूव के जो पैरेलल कंपोनेंट्स है वो बराबर करने पड़ेंगे। किसके किसके, इस एफ का एफ पैरेलल, और ये जो एफ डैश है अंदर की तरफ, इसका इधर वाला कंपोनेंट यानी एफ डैश पैरेलल। आपको कंडीशन ये रखनी है कि एफ पैरेलल और एफ डैश पैरेलल बराबर हो जाए। सोच के देखिए। यस, चलिए अब समझते हैं, इसकी ज्योमेट्री को समझते हैं अच्छे से। अब देखिए, ये भी आर है, ये भी आर है, रेडियल डिस्टेंस, और ये भी आर है, राइट। अब आप मेरी बात समझिए। पहले तो आप बताइए कि आर डैश की वैल्यू कितनी होगी, यानी ए बी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू अगर आप बेटा देखने जाएंगे तो ए बी की वैल्यू आपको मिलेगी, आर और आर में देखेंगे तो ये अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डाल दूँ बीच से, तो 22.5 डिग्री बनेगा अलग अलग एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। और दोनों साइड से आर के कंपोनेंट लेंगे तो ये मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है वो बनेगी आर साइन 22.5, और इधर से भी मिड पॉइंट को बी से जोड़ने वाली जो लाइन है वो बनेगी आर साइन 22.5। तो जो ए बी की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2r साइन 22.5 डिग्रीज। ठीक बात, ठीक बात। अब आप एक और बात सोचिए कि जो एफ डैश लग रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये जो एफ डैश लग रहा है उसकी वैल्यू बेटा कितनी है, एफ डैश की वैल्यू है k Q1, मैग्नीट्यूड वाइज देखिए Q1 नेगेटिव है, मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए बी का स्क्वायर यानी आर डैश का स्क्वायर। किसका स्क्वायर बेटा, आर डैश का स्क्वायर। पर एफ डैश का पैरेलल कंपोनेंट निकालने के लिए आपको ये एंगल चाहिए, ये एंगल फाई मान लेते हैं फिलहाल, ठीक। अब सर फाई कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए मैं बताता हूं। ये आर और ये आर और ये एंगल आपका बना कितना 45 डिग्रीज। तो जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल, और जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। ट्रायंगल देखिए, ओ ए बी वाला ट्रायंगल देखिए, अगर ओ ए और ओ बी बराबर हैं तो उनके सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे, और ऑलरेडी एक एंगल 45 हो चुका है, तो बाकी के दोनों मिला के 135 है। और अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो दोनों की वैल्यू 135/2 होगी। 135/2 मतलब कितना बेटा, 60, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 67.5 है ना, हाँ 65 ना 130, हाँ 135 डिग्रीज बाई 2 इज 60, 135/2 एक बार कर लेते हैं, हाँ 67.5 डिग्रीज। तो बेटा ये अगर 67.5 डिग्री आ गया तो ये कितना बचा फाई, तो फाई बिकम्स 90 - 67.5 डिग्री। 90 - 67.5 डिग्री अगेन कम्स आउट टू बी 22.5 डिग्रीज। तो एफ पैरेलल का, एफ डैश का जो पैरेलल कंपोनेंट बना वो बना Q1 बाय आर डैश का स्क्वायर इंटू कॉस फाई
एंड cos phi इज cos 22.5 डिग्रीज। अच्छा, cos 22.5 डिग्री के ऊपर वैल्यू दी हुई है आपको, तो जब जरूरत पड़ेगी तो रख लेंगे। ठीक, ये हो गया एफ डैश पैरेलल। अब एफ की वैल्यू तो बड़ी आसान है देखना, एफ को ध्यान से देखिए। तो एफ की वैल्यू कितनी बनेगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए से सी का स्क्वायर, ए सी इज आर रूट टू, तो आर रूट टू का स्क्वायर। ठीक है, और उसका ये एंगल अगर आप देखें, बड़ा आसान है ये निकालना, ये एंगल मतलब ये एंगल, और ये एंगल कितना है 45 डिग्रीज, तो ये एंगल कितना 45 डिग्रीज। तो जो एफ पैरेलल है, एफ पैरेलल की वैल्यू बनेगी के क्यू स्क्वायर बाई आर रूट टू का होल स्क्वायर इंटू कॉस 45। और आपको क्या करना है, आपको ये दोनों एफ पैरेलल और एफ डैश पैरेलल बराबर करने हैं। ठीक, तो के क्यू क्यू वन बाय आर डैश का स्क्वायर इंटू कॉस 22.5 डिग्रीज इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर रूट टू का होल स्क्वायर इंटू कॉस 45 डिग्रीज। अच्छा, आर डैश कितना है भाई, आर डैश ए बी है, और ए बी कितना है भाई 2r साइन 22.5 डिग्रीज। तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, के कट गया, क्यू एक क्यू को काट दिया, Q1 अपॉन 2r साइन 22.5 डिग्रीज का होल स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर रूट टू का होल स्क्वायर इंटू कॉस 45 डिग्रीज। ठीक है, तो अब आपको देखें ध्यान से, तो Q1 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, Q1 की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू टू इंटू ऊपर क्या बचा बेटा कॉस 45 डिग्रीज इंटू 4r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 22.5 डिग्रीज। यस बेटा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, कॉस 45 को 1/√2 रख सकते हैं, तो ये बना कितना बना बेटा, ये बना आपका क्यू बाई टू इंटू, अच्छा नहीं क्यू, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा, ये फाइनल स्टेप है। तो देखो ये 2 और ये 2 जा 4, और cos 45 जो होता है वो 1/√2 होता है, तो बेसिकली cos 45 इंटू 2 बन जाएगा √2। सो ये बना √2 टाइम्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर 22.5 डिग्रीज, और ये नीचे एक डिवाइडेड वाला टर्म छूट गया था बेटा, ये नीचे वाला टर्म, ये टर्म ये भी डिवाइड होगा इधर जाके, है ना, तो नीचे इसके एक cos 22.5 डिग्री का टर्म भी आएगा। ये देखिए, जब मैंने Q1 लिखा था तो इक्वेशन बैलेंस करते टाइम ये नीचे cos 22.5 डिग्री वाला टर्म भी आना चाहिए, तो एक नीचे cos 22.5 डिग्री रख दीजिए। ठीक, अब आप देखिए क्या बना, √2q इंटू साइन स्क्वायर 22.5 डिग्रीज डिवाइडेड बाय cos 22.5 डिग्रीज। अब ऊपर जो भी आपको वैल्यूज दी हैं उनको आप रख दीजिए, मैं इसका फाइनल आंसर दे देता हूं, आप फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 0.22 क्यू मिलेगा। पर हमने पहले डिसाइड किया था कि Q1 नेगेटिव है, क्योंकि Q1 ने Q को अपनी तरफ खींचा था, इसीलिए एक्चुअली जो Q1 की वैल्यू है वो बनेगी -0.22 क्यू। ये था बेटा पार्ट ए। ठीक है, आप ध्यान से देखें पार्ट बी को, तो बेटा पार्ट बी में क्या हो रहा है देखते हैं, सुनिए। पार्ट बी में हमें Q और Q के बीच में नेगेटिव चार्ज नहीं रखना, क्या रखना है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आपको पॉजिटिव चार्ज रखना है तो आपके पास एक और सिमेट्रिक लोकेशन बाकी है ए और सी के लिए। वो सिमेट्रिक लोकेशन कौन सी है बेटा, इधर वाली। अगर ये सेंटर है मान लीजिए, तो जो ये वाली लोकेशन है डी, ये है एक सिमेट्रिक लोकेशन। अब होता क्या है देखो, ए सी को फिर से एफ से ऐसे ढकेलेगा, और एफ का पैरेलल कंपोनेंट फिर से इस क्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ढकेलेगा। लेकिन अगर मैं डी पर एक चार्ज Q2 रख दूं जो पॉजिटिव है, तो डी वाला चार्ज इस ए के लिए एक फोर्स एफ डैश, नया वाला एफ डैश है ये, इधर जनरेट कर देगा। ठीक, और इस एफ डैश का एक कंपोनेंट इधर आएगा एफ डैश पैरेलल। ये वाला एफ डैश पिछले वाले एफ डैश से अलग है। ठीक है, ये Q2 और Q के बीच का फोर्स है एफ डैश।
तो जो एफ डैश पैरेलल है, अगर वो एफ पैरेलल को बैलेंस कर ले तो ये ऊपर वाला क्यू जो ए पे रखा है वो बैलेंस हो जाएगा, और अगर वो बैलेंस हो गया तो सिमेट्री के आधार पे हम कह सकते हैं कि सी भी बैलेंस है, और अगर ए और सी दोनों बैलेंस है Q2 की वजह से तो Q2 भी ए और सी की वजह से बैलेंस ही है, ठीक है। देन द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ अगेन लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सी है ये, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, ये आर है, ये आर है, राइट। और ये हमने अभी अभी डिसाइड किया था कि ये 45 डिग्रीज है। कितना है बेटा? 45 डिग्रीज, राइट। अगर ये 45 है तो थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाइए, ये कितना होगा? ये होगा 22.5 डिग्रीज। कैसे बेटा? देखो, इसको अगर मैं ऐसे जोड़ूं और ये 90 होता तो ये बेटा 45 होता, तो इसका आधा क्या होता? ये होता बेटा 22.5 डिग्री। ये बीच में मैंने सी क्यों रख दिया है? बीच में ओ है, 22.5 डिग्री, ठीक बेटा। अब देखो, ये एंगल और ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है। अगर ये दोनों साइड बराबर है, ट्रायंगल ODA में OD और OA बराबर है, तो फिर उनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, यानी ये भी कितना होगा? 22.5 डिग्री। और अगर ये 22.5 डिग्री है और ये वर्टिकल लाइन है तो ये 22.5 डिग्री है, तो ये भी 22.5 डिग्री है। और अगर ये ऊपर वाला 22.5 डिग्री है तो एफ डैश पैरेलल की वैल्यू है एफ डैश इंटू साइन 22.5 डिग्री। सो इस बार आपको क्या करना है? इस बार आपको एफ डैश इंटू साइन 22.5 डिग्री को एफ पैरेलल यानी कि एफ इंटू कॉस 45 डिग्री के बराबर करना है, जहां एफ इज द फोर्स इन बिटवीन ए सी एंड एफ डैश इज द फोर्स इन बिटवीन ए डी, ठीक। एफ डैश कितना है? के Q2Q डिवाइडेड बाय AD का स्क्वायर। अब आप AD को ध्यान से देखेंगे तो ये R है बेटा, OD है ना, तो ये कितना है? अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं तो DM कितना है? वो है OD यानी R cos 22.5। तो जो पूरा DA बनेगा वो बनेगा, DA कितना बनेगा? DA बनेगा 2R cos 22.5 डिग्रीज। यस, अब जो DA की वैल्यू बनी उसको आप डिवाइड कर दीजिए, यानी के Q2Q बाई DA का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा आपका? 2R cos 22.5 डिग्रीज का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई साइन 22.5 डिग्रीज, क्योंकि इसका एक कॉम्पोनेंट लेना है, ये ऊपर वाला साइन 22.5 डिग्रीज इज इक्वल टू F cos 45 which becomes K and then Q square divided by KQ square divided by again AC का square. Now what is AC? AC is R root 2 का whole square into cos 45 degrees. यहाँ आप K को कैंसिल कर देंगे, Q और इस Q स्क्वायर के Q को कैंसिल कर देंगे तो आपको Q2 मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ Q। कैसे मिलेगा? देखिए, ये मिलेगा Q इंटू cos 45 डिग्रीज इंटू ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, इंटू 4 cos square 22.5 degrees divided by, if I am not wrong, please check out the calculation correctly, divided by root 2 का square यानी 2. So this becomes Q cos 45 into 4. अच्छा, तो ये क्या हो गया? 2 cos 45 into 2, this becomes root 2Q into cos square 45. root 2Q इंटू कॉस स्क्वायर 45, अच्छा, डिवाइडेड बाई साइन 25 भी 22.5 भी है, यस हाँ। तो रूट 2Q मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 22.5 डिग्रीज। ठीक है क्या? यस, नाउ इट इज करेक्ट, नाउ द इट इज मैचिंग विद द आंसर, ठीक है, विद द बुक आंसर। तो रूट 2Q मल्टीप्लाइड बाय, अब ये कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री का वैल्यू आपको दिया हुआ है एंड डिवाइडेड बाय साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है, तो इसको आप निकालेंगे तो बुक के हिसाब से आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलना चाहिए 3.14Q। और चूंकि हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि Q2 जो है वो पॉजिटिव है तो ये प्लस ऑफ 3.14Q हो जाएगा। आई होप you understand the problem and the calculation of it.